साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस। बैंक लोन पर ओटीएस कब और क्यों देता है। आपने अगर मेरे किसी मित्र भाई ने जो ये वीडियो देख रहे हैं और अगर उन्होंने कोई लोन लिया है और किसी कारणवश वित्तीय परेशानी, फैमिली में कोई दिक्कत, नौकरी चला जाना या बहुत सारी और भी दिक्कतें हो सकती हैं जो उन्होंने पैसा नहीं दे पाया और वो खाता एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब बैंक ने आपको 1 लाख रुपए दिया, ब्याज लगाकर 1.5 लाख रुपए हो गया, उसे ना ब्याज मिला ना मूलधन मिला और उपभोक्ता कस्टमर बैंक को पैसा नहीं दे पा रहा क्योंकि उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। तो फिर बैंक ओटीएस क्यों देता है? यानी कि उसने तो ब्याज पर ही पैसा दिया था और उसके बावजूद भी बैंक कहता है कि समझौता कर लो, चलो ब्याज में छोड़ देता हूं, ब्याज में आधा आधा ले लेते हैं, छूट दे देते हैं। या कई बार मूलधन जो आपने 1 लाख रुपए लिया था, ब्याज तो छोड़ो, मूलधन भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। थोड़ा बहुत 100% तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें आपने 25%, 20%, 10%, 50% मूलधन भी छोड़ देता बैंक कई बार। तो ऐसा बैंक क्यों करता है? इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। ओटीएस होता क्या है? वन टाइम सेटलमेंट होता है, पूरा लोन वसूल नहीं होता है। हम जब वसूल नहीं कर पाए, एनपीए हुआ, बहुत बार मांगा, आरसी भी काटी, लेकिन आपने पैसा फिर भी नहीं दे पाए, तो फिर जब पूरा पैसा वसूल नहीं कर पाया तो नेक्स्ट स्टेप होता है ओटीएस। या ब्याज छोड़ दिया, कभी कभी मूल रकम से भी पैसा छोड़ देता है बैंक। सवाल यह है कि बैंक घाटा क्यों सहता है या सहे? जब उसने पैसा कमाने के लिए दिया था तो घाटा क्यों सहे? बैंक ओटीएस देता क्यों है? असली कारण जानिए। एनपीए लोन बैंक के लिए एक बीमार पैसा होता है। जैसे कई बार देखा होगा कि हमारे किसी जानने वाले या किसी की फैमिली में एक बहुत बीमार व्यक्ति होता है, बहुत उम्र हो जाती है, उसको भी बहुत कष्ट होता है, तो हम ही लोग कहते हैं भगवान इनको उठा ले। सेम वैसे ही ये एनपीए जो होता है वो बैंक के लिए एक बीमार पैसा हो जाता है। वो कहता है भैया कुछ तो मिले यार। ना ब्याज मिल रहा उसको, ना ईएमआई मिल रही है, यानी कि किस्त भी नहीं मिल रही है, सिर्फ एक कागजी बोझ है जो कागजों पे दिख रहा है कि फला सिंह ने पैसा लिया था और ब्याज लगा के इतना, वो हिसाब किताब ही लगाता रहता है। अब बैंक क्या चाहता है? बैंक चाहता है कि भैया कुछ तो मिल जाए, कुछ ही निकल आए। 1.5 लाख था ब्याज लगा के, 1 लाख मूलधन, 50,000 ब्याज, अब कुछ ही मिल जाए। तो फिर बैंक उस पे वार्ता करता है। सबसे बड़ी दिक्कत बैंक को यह होती है कि जब केस एनपीए हो जाता है तो बैंक को एनपीए के बाद खाता कितना डिले होता जाता है। यानी डिले का मतलब है कि कस्टमर से मांगते मांगते टाइम बहुत हो गया, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, बट हमने सारी प्रक्रिया पूरी की और हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। तो बैंक क्या करता है, हम मोटी मोटी बात आपको बता रहे हैं कि जितना केस डिले होगा, लेट होगा, पैसा नहीं मिलेगा बैंक को, वैसे वैसे बैंक को अपनी इनकम, अपनी बैंक की भी एक बचत होती है। जैसे आप अपनी फैमिली में सेविंग्स करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने बचाते हैं,
ऐसे ही आपने देखा होगा बैंक भी अपना पैसा बचाता है। इनकम हर साल उसका एक लेखा जोखा होता है, हर 3 महीने में उसने क्या कमाया, हर 6 महीने में क्या कमाया, हर 9 महीने में क्या कमाया और पूरे साल क्या कमाया टोटल। तो जो कमाई बैंक की होती है सेविंग्स अकाउंट में उनके, वहां से उसको एक प्रोविजनिंग करनी पड़ती है एनपीए के लिए। सबसे बड़ी विडंबना बैंक के लिए, मतलब टेंशन परेशानी बैंक के लिए यह होती है कि मैंने 1 लाख रुपए दिया, मेरा 1.5 लाख हो गया था जब एनपीए हुआ था। अब 1.5 लाख छोड़ो, मुझे प्रोविजनिंग यानी कि बैंक के अपने बचत खाते से 50,000 रुपए और अलग से प्रोविजन करना पड़ रहा है। ये पहले ही अंदेशा दिखा लेते हैं कि ये व्यक्ति के हाव भाव से लग रहा है कि मुझे पैसा मिलेगा नहीं। तो बैंक क्या करता है, वो 50,000 रुपया या 1 लाख रुपए, एक उदाहरण दे रहा हूं, वो अपनी सेविंग्स से निकाल कर और उसकी प्रोविजनिंग करता है। प्रोविजन का अकाउंट अलग खुलता है, उसमें वो अपने बचत खाते से पैसा निकालकर उस प्रोविजन अकाउंट में 50,000 या 1 लाख जैसी प्रोविजनिंग हुई होगी, जैसा खाता डिले हुआ होगा, लेट हुआ होगा, अकॉर्डिंग टू उसका एक बैंक के पास फॉर्मूला होता है, उतना पैसा बचत से निकालकर प्रोविजनिंग डाल दिया। अब ये प्रोविजनिंग जो अकाउंट होता है साथियों, ये आपकी बैलेंस शीट या बचत में या कहीं भी नहीं नजर आएगा, ये घाटा है, ये लॉस है बैंक का। तो अब आप मैथ समझिए कि उसका 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपने मूलधन लिया था, 50,000 रुपए उस पर ब्याज हुआ, टोटल डिमांड हुई 1.5 लाख रुपया। उसके बाद बैंक को प्रोविजन और अपने पॉकेट से 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए प्रोविजन अकाउंट में डालना पड़ा, तो टोटल कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए। पैसा अभी भी नहीं मिला। तो वो क्या करता है कि उसे अंदेशा होता है कि ये पैसा नहीं दे पाएगा, उसे प्रोविजन भी करना पड़ेगा, यानी मेरा पैसा मिला नहीं, प्रोविजन और करना पड़ गया। तो ऐसे केस में वो उस प्रोविजन को बचाने के लिए वो क्या करता है, इस खाते को सेटलमेंट करता है कि भैया कुछ तो मिल जाए, तो हम आपसे बात करते हैं ओटीएस पर, यानी कि हम मतलब बैंक अधिकारी। और बैंक अधिकारी बोलता है कि ठीक है, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपके यहां परेशानियां हैं, मेडिकल है, या समहाउ उपभोक्ता या कस्टमर की, खाता धारक की मौत हो जाती है, तो उसकी फैमिली मेंबर के लिए वो बात करता है कि भाई आप दे दीजिए पैसा। तो वो एक सेटलमेंट देता है। क्यों देता है, मैंने बताया, वो 50,000 या 1 लाख रुपए प्रोविजन का बचाने के लिए। अब यदि बात बन जाती है, 1 लाख रुपए मूलधन था, 50,000 रुपए ब्याज था, तो टोटल हुआ 1.5 लाख। या तो बैंक कहेगा 50,000 रुपए हम छोड़ रहे हैं, आपका 100% आपका ब्याज छोड़ रहे हैं, या बैंक कहेगा चलिए 1 लाख में भी आप हमको 75,000 दे दीजिए। जहां पर भी आपकी बात बन जाए वो ओटीएस देगा। यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि आपने उसके ऑफर को स्वीकार कर लिया पैसा देने के लिए, तो एक तो उसका जो प्रोविजन हुआ था 50,000 या 1 लाख का, वो उसका वापस आ गया, क्योंकि वो बचत खाते से गया था, अब वो बचत खाते में वापस आ जाएगा। तो 1 लाख तो उसने वो बचाया, साथ में आपका खाता बंद कर दिया इस पैसे को ऑफर देकर। अब बैंक को फायदा यही हुआ कि उसका एक तो खाता बंद हो गया, एनपीए का रख रखाव खत्म हो गया, उसको एक टारगेट मिला था एनपीए रिड्यूस करने का शाखा प्रबंधक को और लोन अधिकारी को, वो कम हो गया। बैंक की बैलेंस शीट में भी वो खाता क्लोज कर दिया गया कि भैया चलो जान छुड़ाई, और दूसरा बैंक का वो 1 लाख रुपए प्रोविजन वाला भी बच गया। इसीलिए बैंक आपको ऑफर करता है उस प्रोविजन खाते को भी बचाने के लिए। अब समस्या दूसरी भी है कि बैंक ने तो अपना फायदा ले लिया, उसे वो 1 लाख बचाने के लिए प्रोविजन वाला, लेकिन आपको क्या फायदा है, आपको फायदा है या घाटा है? तो आप ये समझिए कि यदि आपने पैसा दे दिया सेटलमेंट में, तो ये तो आपको ध्यान ही होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपका सिबिल खराब हो जाएगा, ये आपका लॉस है, आपको भविष्य में लोन नहीं मिल सकता, ये संभावनाएं रहेंगी। लेकिन हां, एक बात अच्छी है कि यदि भविष्य में आपको
सिबिल सुधरवाना है तो आप कभी भी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद भी बैंक को जो खाता बंद हो गया ओटीएस में लिया था, बैंक से वार्तालाप कर लेटर लिखित में लेकर उसको पैसा डिपॉजिट करके आप समाधान पा सकते हो, अपना सिबिल सही कर सकते हो, जिससे कि सिबिल में जो सेटलमेंट लिख के आएगा वो हट जाएगा। और जब हट जाएगा तो आपका सिबिल स्कोर बढ़ने लगेगा और सेटलमेंट्स जैसा काला बदनुमा दाग जो लगाया गया बैंक द्वारा वो हट जाएगा। इससे आपके भविष्य के रास्ते लोन के लिए खुल जाएंगे। बस ध्यान रखना कि यहां लोग ध्यान से यह नहीं सुनते हैं कि हर किसी व्यक्ति को लोनी को ओटीएस नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक बहुत बार कई सालों तक आपके घर आता रहा तो बैंक को पता होता है कि इसकी माली हालत ठीक नहीं है, रिकवरी की उम्मीदें कम हो जाती हैं, उधारकर्ता की हालात अच्छे नहीं हैं, सिक्योरिटी भी उसके पास है नहीं, केस अगर वो करता है कोर्ट में तो और उसको खर्चा करना पड़ेगा। बैंक चाहता है कि आप सेटलमेंट में आए और खाता खुलवा के खाता बंद करें, जिससे कि बैंक को भी कुछ फायदा मिले। अब एक बात आप हमें बताइए कि क्या ओटीएस लेने वाला बेईमान होता है क्या, या बैंक की नीतियां ही खराब हैं? ये आपको रिप्लाई देना है मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कि क्या ओटीएस लेने वाला ग्राहक उपभोक्ता बेईमान होता है या बैंक की नीतियां ही गलत है। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और हमें बताइए। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें बैंकिंग विद गौरव पर। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।